This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा सेल्स टैक्स का थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर मैं जरा रूलर चेंज कर, आज हम सेल्स टैक्स का लेक्चर नंबर हमारा 3 है। अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं उसमें हमने पहली बात ये डिस्कस की कि इन जो सेल्स टैक्स है इट इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। नंबर 2 हमने बात की कि सेल्स टैक्स पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन टैक्स पे होता है, मोड है ये, वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं है, वो कोई और चीज होती है। ये पहले बता दूंगा आपको, इस वक्त यूएई, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में वैट लगा हुआ है, वो और थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मॉडल वो है, सेल्स टैक्स का मॉडल वो है। तीसरी हमने इसमें बात की कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं क्योंकि इसका बर्डन जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, फिर हमने इसमें बात की कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है, जो असल चीज थी, वो कैसे कंप्यूट होगी, आउटपुट टैक्स माइनस, यानी लोग पाकिस्तान में टैक्स खरीदते हुए, सॉरी चीजें खरीदते हुए टैक्स जो है वो देते हैं और जब चीजें बेचते हैं तो टैक्स लेते हैं। तो आउटपुट जो है ये सेल के ऊपर टैक्स को कहते हैं और इनपुट जो है वो परचेज के ऊपर टैक्स को ये कहते हैं। ये इसका एक बेसिक मॉडल है। इनपुट कंज्यूमर से पहले पहले हर शख्स जो रजिस्टर्ड है वो उसको सेल्स टैक्स को क्या कहता है, इनपुट टैक्स कहता है। सेल्स टैक्स को क्या कहता है, वो जो वो पे करता है, क्या करता है, जो पे करता है या पेएबल हो, उसके पास इनवॉइस है तो वो उसको उसी सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स कहता है। तो वहां से पहले पहले, कंज्यूमर से पहले पहले तक, कंज्यूमर जो है उसको अपना क्या है वो नहीं कहता, बेशक वो अपने घर में इस्तेमाल कर ले चीज को या ऑफिस में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बात का मसला है, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो बात की हैं, लेकिन कंज्यूमर इसको इनकम इनपुट टैक्स नहीं कहता, वो सेल्स टैक्स। इनपुट टैक्स से क्या मुराद है, जो आप आउटपुट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में आउटपुट टैक्स सिर्फ वही लोगों से ले सकता है जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड लोग जो है वो लोगों से सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। रिटेल गुड्स की मैं बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर तो शुरू में पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बाद एक बात, कल जो आखिरी बात की थी वो की थी कि हमारा एक रिटेल गुड्स है और इसका थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल की क्वालिटी ये है कि इसकी अगर सेल प्राइस गिवन हो और साथ इसकी आपको वो रिटेल प्राइस या लिस्टेड प्राइस भी गिवन हो, तो टैक्स के लिए किसको लिया जाएगा, इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ये हमने बात की थी। थर्ड शेड्यूल में जो आइटम्स लिख दी जाएंगी, तीसरे शेड्यूल में रिटेल गुड्स, रिटेल गुड्स और रिटेलर और अलग अलग चीज है, इसको मिक्स नहीं करना। रिटेल गुड्स मैन्युफैक्चरर भी बेचता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब बेचते हैं, लेकिन रिटेलर जो है वो कुछ भी बेच सकता है, वो रिटेल गुड्स भी बेच सकता है, कुछ और चीजें भी बेच सकता है। तो रिटेल गुड्स का जब भी लफ्ज जहन में आएगा तो एक स्कीम आएगी कि उसकी यही स्कीम है कि इसकी टैक्स किस पे लगता है, रिटेल गुड्स के ऊपर। यहाँ सेल प्राइस पे टैक्स नहीं लिया था। क्या क्या थर्ड शेड्यूल में कोई टैक्स रेट्स भी होते हैं? द आंसर इज नो। थर्ड शेड्यूल में आपको रेट्स नहीं मिलेंगे, आइटम्स मिलेंगी। उसका एक ही रीजन है, वो ये मैंने आपको बता दी है। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो थर्ड शेड्यूल है इसमें हम, वैसे तो ये इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं, आपकी किताब में कुछ आइटम्स गिवन है जिसका हमें मोस्टली जो एग्जाम में यूज हुई हैं उसका आपको पता होना चाहिए, उसको जरा देखते हैं। अच्छा ये देखिएगा, सेल्स टैक्स इज चार्ज, थर्ड शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स इज चार्ज, ये आपका पेज नंबर है 541, खालिद साहब की जो बुक है, खालिद पेटी वाला,
ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेशन की। थर्ड शेड्यूल सेल्स टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 17%, या अगर वो आइटम्स 8 शेड्यूल में होंगी तो 8 शेड्यूल के अंदर आइटम्स वो वाली हैं जिन पे 17% नहीं, उससे कम है। एक शेड्यूल 8वां भी है, मिसाल के तौर पे ये 8वां शेड्यूल पहले हमने कभी नहीं पढ़ा था। हर चीज पे कितना टैक्स है? 17%। फिर लोगों ने कहा कि यार कुछ आइटम्स ऐसी हैं, वालेकुम सलाम, उन पे कम टैक्स भी लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो उसके लिए एक नया शेड्यूल बनाया गया जिसको रिड्यूस रेट्स कहते हैं। यानी जो आइटम पे आपने 17% से कम रेट लगाना है उसके ऊपर क्या करें, उसको 8वें शेड्यूल में लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि 8वें शेड्यूल में जो आइटम्स होंगी, जो गुड्स होंगी, ये कंफर्म है कि उसके आगे कोई ना कोई परसेंटेज गिवन होनी चाहिए। यानी जब भी आपके जहन में 8वां शेड्यूल आए तो आपके जहन में आएगा कुछ ऐसी चीजें गिवन है, कुछ ऐसी गुड्स गिवन है 8 शेड्यूल में जिनके ऊपर 17% नहीं है बल्कि उससे कम है। 12%, 13%, 13% तो नहीं, मेरा ख्याल 12 है, 10 है, 5 है, इस तरह से है वो। ठीक है, अभी उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 8 शेड्यूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? 8 शेड्यूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, in respect of goods falling under this category on the recommended retail price, ये असल चीज थी कि इसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो कौन सी होगी? रिटेल प्राइस होगी। देखें तरीका वही होगा, अगर तो रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, आपको एग्जाम में गिवन है, तो आपने उस वैल्यू को क्या करना है? 0.17 डिवाइड बाई 1.17 ले लेना है। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसी आइटम गिवन है जिसका जो 8वें शेड्यूल में भी है, 3rd शेड्यूल में भी है, ये बात जरा गौर से सुनिए। किसमें है? 8 शेड्यूल में है, तो 8 शेड्यूल में उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है? 10%। और वो सेम आइटम 3rd शेड्यूल में भी है, तो यहाँ तो रेट नहीं आपको गिवन होगा। इससे मुराद ये है कि अगर उसकी रिटेल प्राइस भी गिवन है और उसमें जीएसटी शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10% से आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे होगा 1.1%। दोबारा जरा तसल्ली से सुनिएगा, 8 शेड्यूल से मुराद सिर्फ रेट है, कम रेट बस, इसके अलावा इसमें कोई और गिदड़ सिंगी नहीं है। 3rd शेड्यूल का जब भी बात होगी, 3rd शेड्यूल की जब भी बात होगी, उससे मुराद ये होगा कि जो टैक्स रेट लगना है वो किस पे लगना है? रिटेल प्राइस पे लगना है। किस पे लगना है? मैं आपको एक मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे हमारी चेयर्स हैं, उनका रेट ऑफ टैक्स है 17%। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं। अगर कोई चीज सेल्स टैक्स में कहीं भी नहीं लिखी हुई तो उसका रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 17%। ठीक हो गया। हम मिसाल लेते हैं चिल्ड मिल्क की। चिल्ड मिल्क की एक मिसाल ले रहा हूं। चिल्ड मिल्क जो है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता ना हो, अज्यूम कर रहा हूं कि ये 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है, और ये 3rd शेड्यूल में भी है और 8th शेड्यूल में भी है, और 8th शेड्यूल में उसके आगे रेट लिखा हुआ है 10%। क्या लिखा हुआ है? 10%। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर हमें ये दोनों चीजों का बताता है कि जनाब ये चीजें जो हैं इसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स शामिल है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, 1 लाख की चेयर्स हैं, अगर तो 1 लाख की चेयर्स हों तो आप क्या करेंगे, एक 17% लेंगे तो सेल्स टैक्स कितना आ जाएगा? 17,000 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में हो 1,17,000 हो तो फिर आप करेंगे 0.17 डिवाइड बाई 1.17, तो आंसर फिर भी 17,000 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये मैंने नॉर्मल आइटम की बात की। ये क्या की? अब आते हैं चिल्ड मिल्क के ऊपर। चिल्ड मिल्क की आपको सेल देखें, जो 3rd शेड्यूल की आइटम होगी उसकी हमेशा रिटेल प्राइस तो लाजमी गिवन होनी चाहिए। सेल प्राइस गिवन हो या ना हो उसको इग्नोर करेंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, जो 3rd शेड्यूल रिटेल गुड्स हैं उनकी हमें क्या होनी चाहिए? रिटेल प्राइस तो लाजमी पता होनी चाहिए।
सेल प्राइस गिवन हो या ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेनी नहीं है हमने एग्जाम। समझ आ गई बात की? वो कहता है जी इसकी जो सेल प्राइस है वो है 100 रुपया, जबकि इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 120 रुपए, ऐसे एग्जामिनर आपको बताता है। तो आपसे कहा जाए इसका टैक्स कैलकुलेट करें, छोटा सा सवाल है, तो आप क्या करेंगे, इसका 10% लेंगे, तो आप कहेंगे इसका सेल्स टैक्स है 12, दो एप्लीकेशन हो गई। 10% इसलिए लिया क्योंकि ये 8 शेड्यूल की आइटम है, वहां रेट 10% था। मैंने रिटेल प्राइस सेल प्राइस नहीं ली, रिटेल प्राइस इसलिए ली क्योंकि ये 3rd शेड्यूल में है। क्योंकि ये आइटम दोनों शेड्यूल में थी तो मैंने दोनों की एप्लीकेशन कर दी। इज इट क्लियर? अगर एग्जाम में आपको ये कहा जाए अच्छा इसको इसमें ऐड कीजिएगा इसके अंदर, नहीं नहीं मैं आप करें तो सही ना पहले, नहीं ये रिटेल प्राइस है, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, तो मैंने डायरेक्ट 10% लिया है ना। 120 का कितना हो जाएगा, 132। अगर एग्जाम में आपको ये कहा जाए कि इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 132 है विद जीएसटी, कितनी है ये बात जरा देखिए, मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा, ये मैथ की कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। आपने ये नहीं कहना सर आपने टैक्स टैक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ये मैथ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि इसमें शामिल है। तो ये कितने परसेंट है, 110%, 100 कितने है, क्योंकि 100 इसमें 100% की प्राइस है और 10% ये है। अब इसका सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.10 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, तो आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट 17% होगा तो हम लिखेंगे 0.17 डिवाइड बाई 1.17। रेट 10% होगा तो 0.10 1.10। अगर किसी आइटम का रेट 5% होगा तो क्या करेंगे, 0.5 1.05। अगर एक्सक्लूसिव है तो 0.5। इज इट क्लियर? ये मैथ की बातें वो जो आपने पढ़ी थी वही मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स और फाइनेंस की। ठीक है, अच्छा अभी तक ये एग्जाम में बात आई नहीं है, पंगा लिया जा सकता है स्टूडेंट के साथ। क्या लिया जा सकता है, वो क्या होता है, वो ये है कि जब इस शख्स ने ये चीज बेची तो इसने इससे पैसे कितने लिए होंगे, 100 रुपया प्लस 12 रुपए लिया, तो एक्चुअली तो उसने यही होगा ना। देखिए मैंने चीज बेची 100 रुपए की है, टैक्स तो मैंने 12 रुपए ही लेना है ना। ठीक है, इसको ना समझे, काम खराब हो जाएगा, वो पहला कॉन्सेप्ट भी खराब हो। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आई फिलहाल, इसको ना ही समझे। ठीक है, वो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जो अगली बात बता देते हैं ना मेरी पिछली भी भूल जाती है, तो मैं अगली बात नहीं बता रहा फिलहाल। इतनी बात समझ आ गई है? 8 शेड्यूल में क्या है, रिड्यूस रेट्स। 8 शेड्यूल में क्या है, और रिटेल गुड्स क्या है, उसमें रेट शामिल नहीं है। उसके लिए हमें दो चीजें एग्जाम में गिवन होगी, सेल प्राइस और रिटेल प्राइस। तो टैक्स किस पे लेना है, अच्छा वो ऐसे भी कह सकता है कि एक चीज है 120 की, उसकी लिस्टेड प्राइस है 120 और ये चीजें 10% डिस्काउंट पे बेची गई हैं, एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट पे बेची गई हैं। तो बताएं मैं सेल्स टैक्स किस पे लूं, मुझे इसको कंसीडर नहीं करना, मुझे रिटेल प्राइस ही लेनी है। लेकिन अगर वो ये बात करे, देखिएगा अगर वो बात करे कि एक गुड्स जो है वो आफ्टर डिस्काउंट 100 रुपए की है जिसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया गया है और ये 3rd शेड्यूल की आइटम है, और ये क्या है, ये असल प्राइस नहीं है, ये 10% डिस्काउंट पे दी गई है, तो ये तो फिर सेल प्राइस हुई ना। तो मुझे कहाँ जाना है, रिटेल प्राइस के ऊपर, तो ये कितने परसेंट है, 90%। तो मैं करूंगा 100 डिवाइडेड बाय 0.90, तो मैं कहूंगा इस वैल्यू का मुझे 17% लेना है, या जो भी परसेंटेज। क्या आंसर आएगा, 110। तो मैं कहूंगा असल में ये प्राइस कितनी, नहीं 110 नहीं होगा, 0.9 पे डिवाइड करें ना, 111 होनी चाहिए, 100 ट्रिपल, ये आ गया। ठीक है, इसका मुझे 17% लेना है। यानी बात ये है कि उसने मैथ के मुताबिक कहानी जहां भी सुनाए आपने रिटेल प्राइस पे पहुंच जाना है। जैसे ऊंट और उसकी कहानी आपको सुनाई थी ना, वो बच्चा जो था वो हर बात के अंदर सहरा ऊंट डाल देता था,
बस आपने थर्ड शेड्यूल की आइटम हो तो आपने एग्जाम में ढूंढना है या कैलकुलेट करना है बस। अब देखते हैं आइटम कौन कौन सी हैं। नहीं, सबसे पहले आपकी फेवरेट चीज आ गई, सिगरेट्स, राइट। सिगरेट जो है ये रिटेल गुड्स है, अंडरस्टैंड। अच्छा, आपको एग्जाम में आ जाए सिगार, तो आप कहेंगे ये भी तो टोबैको ही है ना। आपको आ जाए ई सिगरेट्स, नहीं, सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, निकोटीन, ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। निकोटीन थर्ड शेड्यूल की आइटम नहीं है, ई सिगरेट्स थर्ड शेड्यूल की आइटम, ये सिगरेट्स लिखा गया है, ई सिगरेट्स नहीं लिखा गया। जूसेस, आइसक्रीम, सिरप्स, एरिएटेड वाटर एंड बेवरेजेस, इसके साथ एक लफ्ज याद कर लें, ये सारी चीजें ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम में हो तो तब, वरना ये एग्जाम्प्ट होती है, वरना इस पे टैक्स नहीं होता। आप जो है वो किन्नू का जूस निकाल के बेचेंगे वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसको गिना जाता है। समझ आ गई है। पानी बेचें वो एग्जाम्प्ट है, दूध बेच दें वो, ये चीजें जो लिखी गई हैं यहाँ पर, ये ब्रांड अंडर ब्रांड नेम है। क्या है? अंडर। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको 8 शेड्यूल में भी मिल जाएंगी, क्योंकि इन पर रेट कम भी लगे हुए हैं। मिनरल और बॉटल्ड वाटर, अगर पानी वैसे बेचे जो प्लांट वाले बेचते हैं उस पर सेल्स टैक्स नहीं है, फर्क है। डिटर्जेंट्स, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, शू पॉलिश, क्रीम। आप कहेंगे सर इस तरह की चीजें, नहीं नहीं, जो मेंशन लिस्ट दी गई है, एक्सेट्रा नहीं है इसके साथ, एक्सेट्रा वो तो एक्सेट्रा पे तो फिर वो हर चीज लोग डाल देंगे इसमें। टी, चाय, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर्स, राइट। देखें, जो टिश्यू पेपर्स हैं उसकी भी 2 अक़साम को यहाँ डाल दिया गया, हो सकता है इसकी और भी टाइप्स हों। ये एक पेपर टिश्यू भी ये कॉटन टिश्यू भी आते हैं। देखें उन्होंने कितने, उन्होंने कहा कि 2 ही हैं, पेपर टॉवल्स आते हैं, तो इसलिए लॉ कितना स्पेसिफिक होता है कि लोग इसे गलत फायदा ना उठा सकें। अच्छा जी, स्पाइसेस देखिएगा, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग विद ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, मर्च एग्जेम्प्ट है, पिसी हुई मर्च एग्जेम्प्ट है, शान नेशनल अचार मसाला ये टैक्सेबल है। समझ आ गई। हल्दी एग्जेम्प्ट है, हल्दी को पैक कर दिया तो क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। समझ आ गई। अब घर जाके आपने देखना है कि जो आपकी मामा वो जो डिब्बे किचन में पड़े हुए हैं उसके ऊपर नीचे मेंशन होगा, सेल्स टैक्स लगा होगा। और आप किसी स्टोर में जाएं, सुनिएगा प्लीज, आप किसी स्टोर में जाएं और वो जो पैकेट में होगा ना उस पर सेल्स टैक्स नहीं लिखा होगा। एक पैकेट भी मिलते हैं बाजार से, उस पर नहीं लिखा होगा, डिब्बे में लिखा होगा, लेकिन उस पैकेट के ऊपर स्टिकर लगा देंगे। अगर आपने लगा दिया तो फिर सेल्स टैक्स लगेगा, लगना चाहिए। स्टिकर नहीं लगाना, स्टिकर नहीं लगाना उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर, तो सेल्स टैक्स नहीं है। किसी ब्रांड का स्टिकर लगा दिया उस पैकेट के ऊपर, सेल्स टैक्स लग जाएगा जी, ब्रांड की वजह से। सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, रिटेल पैकिंग डजंट मीन कि शॉपर के अंदर दे रहे हैं, वो पैकेट जो होता है उसको रिटेल पैकिंग कहते हैं। फर्टिलाइजर्स, अब ये वो चीजें अब आ रही हैं जो नॉर्मली आपको रिटेलर के पास नहीं मिलेंगी। आपको कहा जाए सीमेंट, यार 2 किलो सीमेंट ले आए, तो आप अपने बेकरी वाले के पास चला जाएं, उन्हें कि यार चूंकि सीमेंट थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ रिटेल गुड्स है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, राइट। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार इसको जरा ना उधर जेल लोड, नहीं पागल है, नहीं जेल लोड की सैर करवाओ जरा इसको, वहां जेल भी है और पागल खाना भी है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स इंक्लूडिंग एसी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स, टीवी, रिकॉर्डर्स, प्लेयर्स, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक फैंस, आयरन्स, वॉशिंग मशीन, टेलीफोन सेट्स, ये भी, ये पहले नहीं थी, ये अब खा पी के बड़ा हुआ है थर्ड शेड्यूल। पहले तो बहुत छोटा सा था बेचारा, इसको इस गवर्नमेंट ने, जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसने इसको बड़ा किया, उसने इसको थोड़ा सा मजीद तरक्की दी है। हाउस होल्ड गैस अप्लायंसेस, कुकिंग रेंज,
ओवन, गीजर, गैस हीटर्स, फोम प्रोडक्ट्स, लें जी आपके जो है वो बेडरूम तक जो पहुंच गए हैं, इंक्लूडिंग स्प्रिंग मैट्रेसेस, पहले किचन में भी थे, घर के अंदर थे, किचन में आ गए, अब घर की कोई शय नहीं छोड़ रहे, पेंट लें जी, लुब्रिकेंट्स, ऑयल गाड़ी तक आ गए हैं, ब्रेक फ्लूइड्स, ऑटो पार्ट्स, यानी घर की एक एक कोने को छाना जा रहा है। क्या क्या चीजें, किसमें, कहाँ पे, एक मिनट है ना, पहले मुझे एक्सेट्रा था उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेंट, ये एक्सेट्रा खालिद साहब ने लिखा है और लॉ में नहीं लिखा हुआ। इससे मुराद ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके नेट से डाउनलोड करके उसको देख लें और कौन कौन सी आइटम्स हैं। एक्सेट्रा खालिद साहब ने लिखा, लॉ में एक्सेट्रा का लफ्ज नेवर एवर आपको कभी एक्सेट्रा का लफ्ज नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह, वो तो बहुत बड़ी डोमेन बन जाएगी। ऑटो पार्ट्स इन रिटेल पैकिंग, स्टोरेज बैटरीज, टायर, देखें स्टोरेज बैटरीज गाड़ी में भी होती हैं और यूपीएस में भी होती हैं, टायर, ट्यूब्स, एक्सक्लूडिंग दोज सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और असेंबलर, यानी ये आम कंज्यूमर को बिकने की बात की जा रही है। जी मोटरसाइकिल भी आ गई, ऑटो रिक्शा वो भी आ गया, बिस्किट आ गए, टाइल्स आ गई, ठीक है, शुगर अदर देन एज रॉ मटेरियल टू फार्मा, चीनी भी आ गई। ये अब इन्होंने आइटम्स ऐड की हैं, समझ आई है। इन आइटम्स को एक दफा कम से कम एग्जाम में लाजमी पढ़ के जाना है। अच्छा, एग्जाम में अक्सर वो लिख देता है कि दिस इज एन आइटम ऑफ थर्ड शेड्यूल, रिटेल गुड्स, अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करता है। क्या कहा मैंने, अक्सर वो स्टूडेंट से क्रैमिंग नहीं मांगता, सिर्फ बता के आगे निकल जाता है। लेकिन अगर वो कह दे तो हम उसका हाथ नहीं पकड़, तुमने टाइल क्यों लिखी है इसके अंदर, समझ आ गई, हम उसको सीमेंट क्यों लिखा भी तुमने, मुझे बताया तुमने थर्ड शेड्यूल की आइटम है, तुम्हारे बाप का मुलाजम ही याद करो, समझ आ गई। नहीं कह सकता है वो, इसलिए हमें देखना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, मैंने आपको कौन कौन से शेड्यूल की बात की, दोबारा चलते हैं। थर्ड और एट, दो शेड्यूल मैंने आपको बताए हैं अभी। अच्छा जी आगे चलें, जी प्लीज। अच्छा अब देखिएगा जी, जी मेडिसिन तो वैसे एग्जाम्प्ट है, इन्होंने पूछा कि मेडिसिन किस में आती हैं, मेडिसिन एग्जाम्प्ट है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अब एक बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूँ। पहली चीज मैंने बताई थर्ड शेड्यूल, मैंने ना आपको व्हाट्सएप किए हुए हैं 25 क्वेश्चन, छोटे छोटे 25 क्वेश्चन। जब तक ये शेड्यूल आपको समझ आएंगी तो वो क्वेश्चन होने हैं, जब वो क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा। शुरू होते ही खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपकी फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा बेसिक। अब आप कहेंगे सर अब दें मुझे क्वेश्चन, अब दे मुझे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया 8th शेड्यूल, ये याद रहेगा। रिटेल गुड्स का लफज आ जाए, थर्ड शेड्यूल का आ जाए तो क्या आनी चाहिए, रिटेल प्राइस। 8th शेड्यूल का लफज ज़हन में आए तो क्या है, रिड्यूस रेट। दो चीजें याद हो गई। चलें अब एक और बात सुने, हमने एक सवाल किया टैक्स वालों से, हमने टैक्स वालों से क्वेश्चन किया कि भाई पाकिस्तान में तुमने किन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। क्या कहा कि किन गुड्स के ऊपर तुमने टैक्स लगाया, उसकी लिस्ट दो। एफबीआर से पूछा, सवाल किया, हमारा एक मासूमाना सा सवाल था, ठीक है, बल्कि उसको ऐसे होना चाहिए। टैक्स वालों ने कहा ऑल गुड्स के ऊपर, उन्होंने कहा तमाम गुड्स पे सेल्स टैक्स है। हमने कहा तमाम गुड्स के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं, ठहर जाए, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो मैंने, एक शेड्यूल है 6th शेड्यूल, उसमें लिख दी हैं, उस पर टैक्स नहीं है।
समझ आई? सवाल किया हमने कि अभी तुमने टैक्स लगाया है तमाम गुड्स के ऊपर, ये हमारा सवाल था। उसने कहा हाँ हर गुड्स के ऊपर टैक्स है, मुझे कोई लिस्ट देने की, मैं आपके बाप का मुलाजिम नहीं, लिस्टें देता करूँ, सब पे है टैक्स। फिर हमने पूछा सब पे है? उसने कहा नहीं ठहर जाइए जरा, वोट भी तो लेना है ना आपसे। उसने कहा 6 शेड्यूल की आइटम जो है उस पर टैक्स नहीं है। हमने कहा कि इसका 6 क्यों है, ये 7 क्यों नहीं है? उसने कहा देखें जो एग्जेम्प्ट गुड्स होती है ना उसमें एक्स आता है, तो 6 में भी एक्स आता है, तो लिहाजा इसी मुनासबत से मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, वैसे ऐसे है नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब हमें क्या समझ आई, छठे शेड्यूल में कोई आइटम लिख दी जाएगी तो उस पर सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आई? दोबारा सुन लीजिएगा, पाकिस्तान में तमाम कौन सी गुड्स टैक्सेबल है, सारी। अब मैं आपको सवाल करता हूं, आपको समझ आएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आपको पेन नजर आ रहा है, समझें ये पेन है, क्या ये टैक्सेबल है? मैं आपसे सवाल करता हूं, नहीं अभी बोलना नहीं आपने, पहले मैं खुद ही जवाब भी दूंगा। आपने पूछना है कि सर ये पेन जो है क्या छठे शेड्यूल में लिखा हुआ है? मैं कहता हूं नहीं। आप कहते हैं सर ये टैक्सेबल है, जो भी इसको बेचेगा इस पे टैक्स लगेगा। मैं पूछता हूं कि यार ये जो रिमोट है ये टैक्सेबल है? आप कहेंगे सर ये छठे शेड्यूल में लिखा। मैं कहता हूं नहीं, आप कहेंगे टैक्सेबल। राइट, ये माउस छठे शेड्यूल में लिखा है? मैं कहता हूं नहीं लिखा, आप कहेंगे इस पे भी टैक्स है। मैं कह रहा हूं अब ये किताब है, मिसाल के तौर के ऊपर ये किताब है नहीं, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि किताब इसके नीचे पड़ी हुई है, ये कोई किताब दे दे मैं दिखाई दूं, वैसे ही ना आप कहेंगे सर ये इन्होंने बहुत बड़ी किताब दी है मुझे। ये देखिए, ये एक किताब है सर, किताब के ऊपर टैक्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं सर छठे शेड्यूल में लिखी। मैं कहता हूँ हाँ छठे शेड्यूल में लिखा, बुक्स, सिर्फ बुक्स लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि सर नहीं इस पर टैक्स नहीं है। अब आप देखिएगा, आपने कभी भी किताबों के ऊपर सेल्स टैक्स का लफ्ज नहीं लिखा देखा हो? हाँ जी, हाँ जी, नॉट फॉर सेल लिखा हो। समझ आ गई? किताब क्यों, किताब में छठे शेड्यूल में लिख दी गई है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, कुरान पाक के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है, दूध उस पर टैक्स नहीं है, क्यों? लिखा हुआ है। आप ये नहीं कह सर दूध लिखना लाजमी है, दूध पे तो नहीं टैक्स होना चाहिए। हाँ, पैकेट वाला नहीं, खुला दूध, राइट, जो हम पीते हैं वो वाला, वो जो डिब्बों वाला है वो नहीं, वो तो खराब भी नहीं होता। जो दूध खराब हो जाएगा, यानी खुला दूध में खराब होने की कंडीशन नहीं है, जो खराब होता है उस पर उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया। और जिसमें वो मुर्दे वाली दवाई डाल देते हैं, जो जो 6 जो महीने नहीं खराब होता, वो क्या है, उस पर टैक्स लगा दी कि अगर तुम इसमें दवाई डालोगे तो हम इस पर टैक्स भी, ब्रांड की वजह है। ये बात समझ आई? फिर हमने एक और सवाल यहाँ पर किया कि जो चीज लिख दी जाएगी वही एग्जाम्प्ट होगी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विदाउट कंडीशन एग्जाम्प्ट हैं, विदाउट एनी कंडीशन, कुछ कंडीशनली एग्जाम्प्ट है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे दूध है, दूध कंडीशनली एग्जाम्प्ट है। मिल्क एग्जाम्प्ट है हर तरह से? नहीं, हर तरह, क्योंकि दूध तो बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होगा, आइसक्रीम में इस्तेमाल होगा, ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। कहा खुला दूध सिर्फ। अगर आपने इस दूध को डिब्बे में बंद कर दिया तो हम आपको बंद कर देंगे, टैक्स लगेगा इसके ऊपर। हमने कहा कि मिर्च जो है, मसाले जो हैं, ये एग्जाम्प्ट है? उसने कहा मसाले एग्जाम्प्ट हैं मांस वाए ब्रेड में, अगर आप इसको बेचेंगे तो। समझ आई? तो इसमें कुछ चीजें, सिर्फ कुछ चीजें विदाउट कंडीशन एग्जाम्प्ट हैं, और बहुत सारी चीजें विद कंडीशन एग्जाम्प्ट। सबसे बड़ा शेड्यूल ये 6 शेड्यूल है, सबसे बड़ा शेड्यूल ये। अच्छा, आप कहते हैं सर मुझे क्या कैफ लेवल के ऊपर इसको याद करना है? देखें
सी फैब के अंदर तो आपको ऑर्डिनेंस मिल जाएगा ना, सी फैब के अंदर तो आप जो किताब है वो लेके जा रहे होंगे, ठीक है ना। वहां तो ओपन बुक एग्जाम है, वहां तो आपको जरूरत ही नहीं है। सी कैफ के अंदर क्या करें हम, कैफ में कहते हैं यार इसकी मिनिमम आइटम याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कर लें, याद कर लें। अच्छा, बाज औक़ात एग्जामिनर लिख देता है कि ये 6 शेड्यूल की आइटम है, बाज औक़ात वो नहीं बताता, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ले जी, छठा शेड्यूल समझ आ गई। पाकिस्तान में तमाम गुड्स एग्जाम्प्ट हैं, मास वाई कौन सी गुड्स, 6 शेड्यूल वाली, ठीक हो गई। चल, कहते हैं फर्दर टैक्स मैंने अभी पढ़ाया है आपको, स्टूडेंट पूछे हैं फर्दर टैक्स का, बेटा अभी फर्दर टैक्स के ऊपर मैं नहीं आया। देखें आपको पहले पढ़ाई थी अमेंडमेंट, फिर पढ़ाई थी फर्दर अमेंडमेंट, ऐसे ही है ना। तो पहले नॉर्मल पढ़ा लूं, फर्दर उसके बाद आएगा, ठीक है, फर्दर उसके बाद आओ। कितने शेड्यूल हो गए जी, तीसरा, आठवां और छठा, ठीक है। मैं भी उसी पे आने लगा। अब एक चीज और याद कर लें, गालबन 11 शेड्यूल हैं सेल्स टैक्स के, परेशान नहीं होना, ये वो आपके इंग्लिश के टेंसेस नहीं है जो सारे याद करने हैं। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए जो सारे शेड्यूल में उसमें से एग्जाम्प्ट कौन सा, तो आप कहेंगे 6, पहली बात समझ आ गई। फिर आपसे पूछा जाए ये बाकी शेड्यूल किसकी बात करते हैं, तो आप कहेंगे एग्जाम्प्ट गुड्स, टैक्सेबल गुड्स। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूं, अगर 11 शेड्यूल हैं तो छठा शेड्यूल जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट का, तो बाकी वाले क्या है, वो सारे टैक्सेबल के ऊपर, क्या है बाकी। थर्ड शेड्यूल टैक्सेबल का है, मॉडल डिफरेंट है। 8 शेड्यूल रिड्यूस रेट्स हैं, टैक्सेबल का है। 9 शेड्यूल मोबाइल का है, टैक्सेबल का है, ठीक है। तो बाकी शेड्यूल किसके हैं, टैक्सेबल। 5th शेड्यूल टैक्सेबल का है, 4th शेड्यूल है ही नहीं, 2nd शेड्यूल है ही नहीं, 1st शेड्यूल है ही नहीं, 7th शेड्यूल है ही नहीं। चलो ये याद हो गए, ये भी याद कर लें। पहला शेड्यूल याद हो गया, है ही नहीं, याद तो हो गया ना। 2nd निकल गया, 4th नहीं है, 7th नहीं है, कितने हो गए, 4। 4 तो अभी याद हो गए क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं है ही नहीं भाई। पहला, पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, ये तो है ही नहीं ना, तो ऐसे ही याद हो गए। 11 में से 4 ये चले गए, ठीक है ना। तो 4 चूहे निकले खाना खाने, 1 मर गया, बाकी रह गए 3, ऐसे ही पढ़ते थे ना स्टोरी एक। तो वो 4 11 में से 4 तो वैसे ही मर गए, बाकी कितने रह गए, 7। 7 में से तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया, छठा पढ़ा दिया, 8वें के बता दिया फिलहाल। 7 में से 3 ये भी निकल गए, बाकी रह गए 4। अच्छा, एक मोबाइल आपकी जेब में है, वो नामा शेड्यूल है, वो आज तक पेपर में कभी नहीं आया, वो वैसे उसके 2 रेट्स हैं, वो याद हो जाएंगे आपको। इंटो वाला शेड्यूल भी कभी आपको पेपर में नहीं आया, समझ आ गई नहीं। अभी आपकी मेहरबानी है, तीसरा, 8वां और छठा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, मेरे साथ चले प्लीज, बहुत चौड़ नहीं होना, ठीक हो गया। आगे से अब आते हैं जी छठे शेड्यूल के ऊपर। हाँ जी, नहीं, देखें सवाल ये है कि ये मैं शेड्यूल क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास कोई आइटम सामने आएगी ना, असल कहाँ पहुंचना है, उससे टैक्स निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी वैल्यू एग्जाम में होगी उस वैल्यू को टैक्स में कन्वर्ट करना है। शेड्यूल सामने होगा तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर। अब मैं थोड़ी सी मिसाल दूं कि शेड्यूल क्यों पढ़ा रहा हूं, वजह। अच्छा सवाल है ना कि भी क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही तंग कर रहे हैं आप हमें। थर्ड शेड्यूल रिटेल गुड्स एग्जाम में गिवन होगी, उस अमाउंट को टैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी 2 वैल्यूज गिवन हो सकती है, सेल और रिटेल प्राइस। उसकी रिटेल प्राइस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म होगी बात। एग्जाम्प्ट गुड्स गिवन होगी, उसको प्रोसेस ही नहीं करना, एग्जाम्प्ट है वो, इसलिए
अगर एग्जेम्प्ट गुड्स गिवन होंगी तो उसको किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए छठा शेड्यूल आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में। 8 शेड्यूल क्यों पढ़ाया जा रहा है कि उसकी कोई आइटम्स गिवन होंगी तो वहां परसेंटेज जो होगी वो 17 नहीं होगी, कोई और होगी, क्योंकि वैल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट करना, टैक्स में। अल्टीमेटली मैंने टैक्स पे पहुंचना है, इसलिए शेड्यूल का पता होना जरूरी है। समझ आ गई ना? आपको कहा जाए जी फलां बंदा गीजर खरीद के लाया रीसेल के लिए, घर के लिए नहीं, रीसेल के लिए, और इतनी सेल प्राइस थी, इतनी रिटेल प्राइस थी, ठीक है, इनपुट कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, उसकी जो रिटेल प्राइस है, क्योंकि गीजर जो है वो 3rd शेड्यूल की आइटम है, उसकी सेल प्राइस का नहीं बल्कि रिटेल प्राइस का लेंगे, ठीक है, इसका ये पता चल जाएगा। शेड्यूल का इसलिए पता होना जरूरी है कि गुड्स की आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले करनी है। मॉडल वही है, आउटपुट माइनस इनपुट, कहानी खत्म। आउटपुट माइनस खरीदा या बेचा, इस क्लियर। चले आगे। अब आता है जी हमारे पास एग्जाम्ड सप्लाईज 6 शेड्यूल। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा बता दूं, कोई भी जो शेड्यूल होता है ना, हमेशा उसके पीछे एक सेक्शन होता है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसलिए आप कहेंगे सर ये शेड्यूल तो है, ये पहले क्या लिखा हुआ है? असल में जो असल चीज इसको एक्सप्लेन कर रही है ना, वो है सेक्शन नंबर 13। क्या हमने कैफ लेवल पे सेक्शन याद करने? द आंसर इज नो। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये छठा शेड्यूल है और ये एग्जेम्प्ट है। नंबर 1 चलेगा जी, सर्टन इंपोर्ट्स एंड सप्लाईज ऑफ गुड्स। जब ये लिखा हो ना सप्लाईज, तो इसका मतलब होता है लोकल सप्लाई, और सप्लाई डजंट मीन कि चीज फिजिकली कहीं चली गई है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। ये सप्लाई टेक्निकल लफ्ज है। आपके पास चीजें पड़ी हैं, एक ग्राहक आया, उसने कहा जी ये चीजें मुझे दे दें, पैसे नहीं दिए, आपने कहा ये चीजें तुम्हारी हो गई और इसको इनवाइस बना के दे दी है। वो कहता है जी मैं परसों आऊंगा, मैं ले जाऊंगा। लॉ कहता है ये तुम्हारी सप्लाई हो गई है, तुम्हारी सप्लाई हो चुकी हुई है। समझ आई ना? मिसाल दी आपको। falling under this category are outside the scope of sales tax and therefore not subject to sales tax। अच्छा, यहाँ पर लोग सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि सर ये एग्जेम्प्ट है तो ये पॉसिबल है कि हमने किसी स्टेज पे टैक्स भी दिया हो? मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे किताबें हैं जी, पेज नंबर वो कह रहे हैं जी, पेज नंबर कौन सा है? 530। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे बुक्स हैं, ठीक है, हमारी जो बुक्स हैं ये एग्जेम्प्ट है। इस किताब को बनाने के लिए पेपर इस्तेमाल हुआ, इस किताब को बनाने के लिए बिजली इस्तेमाल हुई, इसमें इंक इस्तेमाल हुई, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हुई होंगी। क्या अगर एग्जाम्प्ट है तो ये चीजें भी एग्जाम्प्ट है? द आंसर इज नो। मैं जब पेपर खरीदूंगा तो मैं इस पे टैक्स दूंगा, मुझे बिजली का बिल आएगा, टैक्स लगेगा, मैं स्याही खरीदूंगा, मैंने टैक्स दिया हुआ है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता ये कागज मैंने किताब में इस्तेमाल करना है तो उसको क्या कर दो, एग्जाम्प्ट कर दो। कहेगा क्यों एग्जाम्प्ट करूं भाई, तुम जहां मर्जी इस्तेमाल करो, पेपर टैक्सेबल है, क्यों? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो मेरा ये सवाल बना डिपार्टमेंट से कि भाई मुझे ये बताओ कि इसका क्या करूं, ये जो मैंने टैक्स दिया हुआ है इन चीजों के ऊपर, किताब तो तुमने एग्जाम, मैंने लोगों से तो टैक्स नहीं लेना, तो ये जो मैंने दिया हुआ है, राइट? तो कहता चिल करो, गुस्सा नहीं करो, तो ये मुझे नहीं पता इसका तुमने क्या कर। इससे क्या मुराद है कि ये आपका जाया हो जाएगा एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट। अगर आपने कोई टैक्स दिया होगा तो आप उसको, उस सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स नहीं कह सकते। ये दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपने एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट टैक्स दिया होगा तो आप अब उसको इनपुट टैक्स, क्योंकि जब आप इनपुट टैक्स कहेंगे ना तो इट मींस कि मैं इसको माइनस करने जा रहा हूं, मैं एडजस्ट करने जा रहा हूं। सेल्स टैक्स और इनपुट टैक्स में फर्क का पता है कि नहीं? हर सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स नहीं होता, ठीक है,
हर इंसान चवल भी नहीं होता, हर इंसान अच्छा भी नहीं होता, फर्क होता है ना। अब ये बात समझ आई है? जो गुड्स एग्जेम्प्ट होंगी उनके अगेंस्ट अगर आपने कहीं टैक्स पे किया हुआ है तो फिर वो, हाँ अगर आपने खरीदी ही किताब, ठीक है ना, अगर आपने खरीदी ही किताब है और बेची ही किताब है, फिर तो ना दिया ना लिया, बात खत्म हो गई। जिससे खरीदा उसको भी टैक्स नहीं दिया और जिसको बेचेंगे, यहाँ तो आप खुश हैं, ट्रेडिंग में तो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो वहां आपको लगेगा। आप क्या करें, आसान तरीका है, किताब की जो बनी है वो 1000 रुपए की, ये जो टैक्स है ये आपका 100 रुपए का टैक्स आपने पे किया हुआ है, तो आप अपनी कॉस्टिंग ही 1100 से ऊपर करें। अब लिखे नहीं, लेकिन कॉस्ट में ऐड करते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। और लोग ऐसे ही करते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं, वो उसमें डाल देते हैं, वो कहते हैं भाई ये मेरी कॉस्ट का हिस्सा है। समझ आ गई? आज चलते हैं, अब जरा आइटम्स को एक नजर देख लें। लाइव एनिमल्स, कुर्बानी आ गई। अच्छा, आप कहेंगे सर लाइव एनिमल है, अगर एनिमल मर गया तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा मरने के बाद? नहीं, उसका गोश्त टैक्सेबल होगा, वो भी ब्रांड नेम में, वो भी लॉ में लिख दिया गया है। लेकिन लाइव एनिमल लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या होंगे? एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर। नहीं, देसी घी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं, उसको नॉर्मली लिया जाता। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको कहा जो जमीन से निकलती है चीज, वो उसको कहा जाता है। इस तरह तो अंडे भी एग्रीकल्चर में आप डाल दें, बहुत सारी चीजें इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो जमीन उगाती है वो एग्जाम्प्ट। गन्ना बेच दिया, एग्जाम्प्ट है। क्या चीनी भी एग्जाम्प्ट है? थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है ना। थर्ड शेड्यूल में कोई चीज एग्जाम्प्ट नहीं लिखी हुई, वो पागल है लिखे, वो अगर है ही एग्जाम्प्ट तो लिखने की जरूरत क्या है? शुगर लिखी हुई है ना। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग आपने कर दी, चावल एग्जाम्प्ट है, पुडिंग पाउडर बना दिया, टैक्सेबल हो जाएंगे। होली कुरान एंड अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियोस, इसके ऊपर इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। मैं आपको बड़ी जबरदस्त मिसाल देने लगा हूं। इन्होंने कहा कुरान के अंदर जो पेपर इस्तेमाल होगा वो भी एग्जाम्प्ट है। अब समझ आइए मॉडल की। आप पेपर खरीदें और उसे कहें मैं कुरान पाक छापने लगा हूं, फिर वो आपसे टैक्स नहीं लेगा, फिर वो पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप पेपर लें कहें जी मैं किताब बनाने लगा हूं टैक्स की, वो आपसे टैक्स लेगा। अब समझ आइए इससे क्या पता चला है? अब सुनिएगा, ये बहुत बड़ी कहानी है एग्जेम्प्ट गुड्स में चीजों को डालना। ये बात याद रखें, सेल्स टैक्स के अंदर किसी चीज को एग्जेम्प्ट कर देने से टैक्स, सेल्स टैक्स खत्म नहीं हो जाता। कैसी जबरदस्त बात बताई। आम लोगों के जहन में यही सवाल होता है, ओहो जनाब इस गवर्नमेंट ने तो एग्जेम्प्ट कर दिया इस चीज को। नहीं एग्जेम्प्ट हुई, क्यों नहीं एग्जेम्प्ट हुई? ये देखें, मिसाल समझें। ये जो भी आपको मिसाल दी है, कई चीज को एग्जेम्प्ट करने से टैक्स आगे ट्रांसफर होने से बाज नहीं होता, क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है। मैन्युफैक्चरर वो टैक्स डाल देता है उसकी कॉस्ट में। अगर आप उसको अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते, बात सुनिए गौर से, अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हो, अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हो, उसको डालो जाके 5th शेड्यूल में, जो अखबारों में जिक्र ही नहीं होता। कैसा है कि नहीं? क्लास पढ़ने का फायदा हुआ? अगर हमसे को पूछेगा ना कि इस चीज के ऊपर हम अवाम के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं करना चाहते, तो मैं टेक्निकल बंदा कहूंगा उसको 5th शेड्यूल में डालें। क्योंकि एग्जाम्प्ट में डाल दे, मैं कहूंगा बड़ा सियाना भी तो। एग्जाम्प्ट में क्यों डालें? इसका जो रॉ मटेरियल है उसको खत्म। इसीलिए उन्होंने कहा कुरान पाक भी एग्जाम्प्ट, और कुरान पाक के अंदर जो पेपर इस्तेमाल होगा वो भी एग्जाम्प्ट है। स्याही को नहीं किया अभी तक, प्लेट्स को नहीं किया, फिल्मों को नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब अभी भी बर्डन उसके ऊपर आ रहा है, कुछ चीजों का, बिजली का बिल वगैरह वो चल रहे हैं उसके अंदर। समझ आई बात की? तो इसलिए ये बात याद रखें। एक चूंकि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हों, तो आप ये बात जहन में रखिएगा कि चीज को एग्जाम्प्ट करने के लिए
5th शेड्यूल में डालना चाहिएगा। मैं बड़ा चालाक आदमी हूँ, मैंने बहाने बहाने से एक नया शेड्यूल आपको बता दिया। और मैं क्लेम करूंगा समझ आ गई है ना, या अलग समझ गई है? अच्छा जी, इंपोर्टेड सैंपल, हाँ बाहर से जब इंपोर्ट करेंगे तो उस पर सेल टैक्स नहीं होता। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है तो बाहर से उन्होंने निकोटिन की 2 बॉटल मंगवा ली और उन्होंने उस पर लिख दिया सैंपल, इनवाइस थी साथ लगी हुई सैंपल की, कस्टमर वालों ने पकड़ ली। उन्होंने कहा भाई साहब आ जाए, ये सैंपल है, इतनी बड़ी बोतल आपने मंगवा ली है, ये कौन सा सैंपल है? सैंपल होती है एक छोटी सी शीशी। उन्होंने कहा टैक्स दें इसके ऊपर, सैंपल होगा तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। अच्छा अगर आप सैंपल देना शुरू कर दे सेल्स टैक्स में तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल होते हैं, ये बात याद रखें। क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। अच्छा सेल्स टैक्स बड़ी अजीब दुनिया है, आप खुद चीजें उठा के ले जाएं घर, ड्राइंग्स टैक्सेबल हैं, मुलाजम ले जाएं टैक्सेबल हैं, राइट? तो सेल्स टैक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है, समझ आ गई? रजिस्टर्ड को भेज दें टैक्सेबल, अनरजिस्टर्ड को भेज दें टैक्सेबल। तो इसीलिए स्पेसिफिकली कहा गया अच्छा अगर देखेगा ये लफ्ज लिखा होता, आगे कुछ भी ना लिखा होता सेल्स टैक्स में, तो मौज हो जाती। हर तरह का सैंपल, फिर लोकल सैंपल भी और इंपोर्टेड, हर जगह पे ये क्या होता, एग्जाम्प्ट। हाँ जी, हाँ वो कहता जी मैं सैंपल दे रहा हूँ, राइट? हाँ के बगैर नहीं छोड़ा उसे। गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और प्रिविलेज्ड पर्सन, ये जो हमारे है ना, ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, ये जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें, उन पे टैक्स नहीं देते, ठीक है? पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है? ओवरसीज पाकिस्तानी पर्सनल अपना बैगेज जब यहाँ पर लेकर आते हैं उनको भी टैक्स नहीं देना होता। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल फॉर ईपीजी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, अभी समझने के लिए सी पैक इसको समझ लें। फिलहाल ईपीजी के अंदर जो लोग हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, अगर वो लोग मशीनरी को या मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे तो वो भी टैक्स नहीं देते। गुड्स इंपोर्टेड टेम्परेरली फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट, फुटबॉल की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में बहुत सारा जो है ना ये लेदर बाहर से आता है फुटबॉल की उसके लिए। मैं फुटबॉल जो है ये हाथ से बना हुआ इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फुटबॉल के लिए बाहर से, अच्छा ये होता क्या है, हमारी आजकल जो बकरे की खाल है वो 35-40 की बिकती है, वो यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, असल में होती वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए की है, क्योंकि जब जूता खरीदने जाएंगे तो प्योर लेदर है सर ये, और जब हम प्योर लेदर ईद पे बेच रहे हो तो खाल जी 35 रुपए की, 100 रुपए की, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। ये बाहर जाती है, प्रोसेस होती है, वो लेदर पाकिस्तान में आता है, यहाँ लेबर सस्ती है और वो यहाँ से फुटबॉल बन के फिर वो हम फुटबॉल खरीदते हैं, उस पर स्टैंप लगी होती है मेड इन अमेरिका, यूएस फ्लांट, और वही हम बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे जूते वो हमारे सर पे मारते नहीं है बल्कि मुंह पे भी मारते हैं। यही है वो चीज जो तुमने बनाई थी, देखो तुम्हारा बाप भी नहीं इसको रोक सकता, समझ आई ना? ये है। तो अगर आपने ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि ये चीज याद रह जाए, आपको मकसद है कि कहानी नहीं याद करनी, गुड्स वक्ती तौर पर इंपोर्ट की जाए क्योंकि हमने उनको बाद में एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन ली ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, वारंटी की मिसाल ले लें, चीज आपने दी भाई खराब हो जाएगी मेरे से दोबारा ले जाना, खराब हो गई आपने दोबारा चेंज कर दी, अब ये एग्जाम्प्ट होगी, अब आप उसे टैक्स नहीं लेंगे, आप उसे टैक्स नहीं लेंगे। गुड प्रोड्यूस्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इन पाकिस्तान विद इन 1 ईयर ऑफ देयर, ये जो एग्जीबिशंस होती है ना, ये उसकी मिसाल दी जा रही है आपको। पाकिस्तान एक्सपोज नहीं होते पाकिस्तान से बाहर, तो ये लोग यहाँ से जूते ये लेदर की प्रोडक्ट्स बाहर जाते एक्सपोज के अंदर, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट वो खत्म हुआ 2-3 महीने में वो वापस ले आते हैं, ये उसकी
बात की जा रही है कि उस पे जब दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स, देखिए पाकिस्तान में कौन टैक्स लेता है? दो ही लोग, एक कस्टम और भाई एक कस्टम वाले लेते हैं और एक सेलर लेता है। इंपोर्ट करेंगे तो वो टैक्स मांगेंगे, जिससे चीज खरीदेंगे वो आपसे टैक्स मांगेगा। तीसरा कोई बंदा नहीं है टैक्स वाला, वो तो आप खुद जमा करवाते हैं टैक्स। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, लोगों को देते हैं, कस्टम वालों को और, ठीक है जी। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा, जरा पढ़ लीजिएगा, काफी आपको कहानियां सुना दी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई है? तो इसको जरा प्लीज देख लीजिएगा। कल 5th शेड्यूल और क्वेश्चन करने कल शुरू हो जाएंगे। कल से अब हम क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ करने लगे हैं। सीट बेल्ट बांध लें, शेड्यूल को याद करके कल आइएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।